तरह से अपन ने देखा कि अगर मान लो हमें किन्हीं न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, हिंदी में कहते हैं इसको उदासीन, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज ना हो। तो अगर हम न्यूट्रल स्पीसीज लें या उदासीन यौगिक लें और उनमें हमें केबी कैलकुलेट करना है, बेसिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, तो केबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके समानुपाती होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। अगर हमें उदासीन यौगिकों का या न्यूट्रल स्पीसीज का केबी कैलकुलेट करना है, उनका सारी सामर्थ्य कैलकुलेट करना है, बेसिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, तो हम कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, जो भी बेस आपको दिया हुआ है उसको H+ खिलाएंगे, H+ खिलाने के बाद हम उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे। तो आप उसे कैटाइन कहिए या कॉन्जुगेट एसिड, दोनों को एक ही मतलब है कि चाहे तो हम कैटाइन कहें उसे या हम क्या कहें कॉन्जुगेट एसिड, उसकी स्टेबिलिटी हम चेक करेंगे। अगर उसका कॉन्जुगेट एसिड जो बन रहा है वो अगर स्टेबल बन रहा है तो उसका केबी का मान भी क्या होगा? ज्यादा होगा, मतलब उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। एनाइंस, ये आपको एनाइंस मिलेंगे। तो एनाइंस के केस में क्या होता है कि जनरली जो एनाइंस होते हैं वो न्यूट्रल से ज्यादा बेसिक होते हैं। ये लाइन भी हम नोट लगाकर लिख लेंगे कि जनरली, नॉट ऑलवेज बट जनरली, सामान्यतः ऐसा होता है, एनाइंस आर मोर बेसिक। वो क्या होते हैं? ज्यादा बेसिक होते हैं। इसका अर्थ होता है संयुग्मी अम्ल का स्थायित्व, हिंदी में इसको ऐसा बोलते हैं। और इसको आपको लिखना है कि जनरली एनाइंस आर मोर बेसिक, सामान्यतः, जनरली सामान्यतः एनाइंस अधिक, एनाइंस उदासीन से अधिक क्षारीय होते हैं, अधिक क्षारीय होते हैं। जनरली एनाइंस आर मोर बेसिक देन न्यूट्रल, यानी कि जो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल का मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है, उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है बट चार्ज नहीं है, वो लोन पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो वो जो होते हैं न्यूट्रल, वो एनाइंस की तुलना में कम बेसिक होते हैं। ठीक है, ये हिंदी में लिख दिया है कि सामान्यतः एनाइंस उदासीन से अधिक क्षारीय होते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो कि हमें इनका केबी कैलकुलेट करना है, केबी बेसिक स्ट्रेंथ या क्षारीय सामर्थ्य। देखो हम एनाइंस की बात कर रहे हैं। एनाइंस के केस में आप ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट देख सकते हैं कि केबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइंस, एनाइंस का स्थायित्व, एनाइंस का स्थायित्व। अगर एनाइंस का स्टेबिलिटी ज्यादा है तो केबी का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि केबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनको मैं भी एक्सप्लेन करूंगी, 1 साइज। साइज को हिंदी में कहते हैं आकार। अगर साइज ज्यादा है किसका? एनाइन का, तो केबी का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या केबी इज प्रोपोर्शनल टू 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, हिंदी में इसको कहते हैं विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता। मैं हिंदी बराबर लिखती जा रही हूं, सो हिंदी मीडियम वाले बच्चे टेंशन ना लें और कंप्लेन भी नहीं करें। तो केबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणता। अगर विद्युत ऋणता का मान ज्यादा है तो केबी का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या केबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 - m - i। -m वाले ग्रुप अगर ज्यादा लगे हुए हैं या -i वाले ग्रुप ज्यादा लगे हुए हैं तो भी उस केस में उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर +m वाले ग्रुप ज्यादा लगे हुए हैं, +i वाले ग्रुप ज्यादा लगे हुए हैं, तो वो क्या करेंगे? +m या +i वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको देंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर मान लो उस पर बढ़ा रहे हैं, जो भी अटैकिंग स्पीसीज होगी, जो भी प्रोटॉन लेगी, उस पर अगर मान लो
कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो वो डायरेक्टली Kb का मान क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और अगर -m या -I वाले ग्रुप आपने लगा दिए तो वो Kb के मान को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। उस केस में उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है या सारी सामर्थ्य वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हमें न्यूट्रल स्पीसीज दी हुई है और एनायंस दिए हुए हैं तो उनकी बेसिक स्ट्रेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूट्रल में कैलकुलेट कैसे करेंगे कि जो भी आपको बेस दिया हुआ है उसको प्रोटॉन खिलाओ, H+ खिलाओ, उसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, सॉरी एसिड बनाओ, और वो जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा या जो कैटाइन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी आपको चेक करनी है। उसमें जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। एनायंस के केस में अपन ने लिखा है कि Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय स्टेबिलिटी ऑफ एनायंस। इनको हम अभी देखते हैं, इनके एग्जांपल्स अभी लेंगे, ठीक है। हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है CH3CH2 ये ले लो पहले, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, CH ट्रिपल बॉन्ड C-। कार्बन sp3 टाइप का है, कैसा है sp3। ये वाला कार्बन कैसा है, sp2 टाइप का, और ये वाला कैसा है, sp। यहां पर कार्बन sp3 टाइप का है। हम जानते हैं कि अगर कोई कार्बन sp3 संकरित है या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। जैसे जैसे इसका हाइब्रिडेशन बदलेगा इसकी En वैल्यूज चेंज होती चली जाएंगी। तो कार्बन जो sp3 है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, सबसे कम, इसकी ज्यादा और इसकी सबसे ज्यादा। एक sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन या sp संकरित कार्बन की जो En वैल्यू होती है या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो एक नाइट्रोजन sp3 से भी क्या होती है, ज्यादा। तो अधिक विद्युत ऋणी पर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा या कम विद्युत ऋणी पर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला माइनस चार्ज क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ये एनायन स्टेबल है तो ये कैसा बेस होगा, वीक बेस। और यहां पर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 माइनस, ये अनस्टेबल है। ये क्या है, अनस्टेबल है। जो जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा, ध्यान रखें इसमें बेस में कि जो एनायन जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा H+ लेने की टेंडेंसी रखेगा। भाई ये अनस्टेबल है, ये कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन पुअर है और उस पर आपने माइनस चार्ज लगा दिया। एक गरीब को आपने रातों रात अमीर बना दिया तो वो भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मतलब इस कार्बन पर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये इसको रिलीज करना चाहेगा कि कोई आए मुझसे बॉन्ड बनाए, यानी कि अगर H+ आता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देकर इसके साथ क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो रिलीज कर देगा। और जो जितना ज्यादा H+ लेगा उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेस होगा। तो CH3 जो है या इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये उससे कम और ये सबसे कम होगा, ठीक है। तो इनकी बेसिसिटी का जो ऑर्डर होगा वो ये वाला होगा। अगर मान लो हम पीरियोडिक टेबल में बात करें ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो साइज बढ़ता है कि घटता है, इंक्रीजेस। साइज क्या होता है, बढ़ता है। साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटती है। अगर हम फ्लोरीन ले लें Cl Bri, FCl Bri, और अगर हमें इनकी बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है F- Cl- Br- I-, हम देख रहे हैं कि ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम साइज इनका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। I- का साइज क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। हम एसिडिक स्ट्रेंथ में इनको कर चुके हैं कि I- का साइज जो होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा। तो चार्ज इसके सरफेस पर क्या होगा, पूरी तरीके से फैला होगा, डिस्पर्स होगा। तो I- की स्टेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, सबसे ज्यादा। ये एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल एनायन वीक बेस, और इसका कॉन्जुगेट जो बनेगा चाहे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड होगा। तो हम कह सकते हैं कि F- जो है वो सबसे वीक एसिड है और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। यहां पर देखो इन चारों में जब हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो I- जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन है। अगर ये स्टेबल है तो इसको कोई तकलीफ नहीं है, इसको H+ लेने की कोई जल्दी नहीं है। ये इस फॉर्म में भी स्टेबल है कि भी मेरे को तो कोई जरूरत नहीं है। बट F-
इसका साइज छोटा है, इसका आकार छोटा है, तो एक छोटे से आकार पर इलेक्ट्रॉन या आवेश ज्यादा है तो डेंसिटी बढ़ गई, और डेंसिटी बढ़ने से ये स्टेबल होने के बजाय क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। भाई अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन स्टार्ट हो गया तो ये स्टेबल होने के बजाय क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो ये क्या चाहता है कि मुझे कहीं से भी कोई H+ मिल जाए या कुछ भी मिल जाए तो मैं उसके साथ बॉन्ड बना लूं और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैं रिलीज कर दूं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा H+ लेने की टेंडेंसी रखेगा। भाई अगर हम अनस्टेबल हैं तो हमारी रिएक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्या होगी, बढ़ जाएगी, हम ज्यादा हाथ पांव मारेंगे। और अगर हम इस फॉर्म में स्टेबल हैं तो शायद हम ज्यादा हाथ पांव ना मारें। तो कहने का मतलब हुआ कि जो जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी या उसकी H+ लेने की टेंडेंसी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि FCl-Br में F- एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस, किससे, Cl- से, और Cl- Br- से, और ये I- से। अगर हम अब ये ट्रेंड पूरी पीरियोडिक टेबल में लगेगा ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, आपको यही ट्रेंड लगाना है। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें, लेफ्ट टू राइट CH3, अगर कार्बन की बात करें तो ये CH4 बनाएगा, बट कार्बन के पास या CH4 के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, लोन पेयर नहीं है, वो बेस की तरह बिहेव नहीं कर सकता। तो क्यों ना हम इसका एनाइन ले लें CH3-। अब ये एक बेस का काम कर सकता है। नाउ CH3-, या अगर हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन है, नाइट्रोजन क्या बनाएगी, अमोनिया, तो इसका NH2- ले लें, OH-, और ये क्या ले लें, हमने सबके एनाइंस बना लिए। एनाइंस बनाने के बाद अब हमें इनकी बेसिक स्ट्रेंथ में कंपेयर करना है, हमें इनकी बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है। तो कैसे देखेंगे, अगेन वही फंडा, कार्बन लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, कम विद्युत ऋणी है। ये क्या है, कम विद्युत ऋणी है। मैंने आपको बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ में कि लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो साइज इनका लगभग क्या रहता है, सेम। अब साइज अगर सेम आ गया तो साइज का फंडा तो हम लगाएंगे नहीं। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणता से जवाब देंगे। तो कार्बन कम विद्युत ऋणी होता है, फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी है। अधिक विद्युत ऋणी पर माइनस चार्ज क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। देखो थोड़ी देर पहले F- कम स्टेबल था और अब वो ज्यादा स्टेबल है। तो ध्यान रखें कि हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं पहले ही बता चुकी हूं कि एसिड बेस कंसेप्ट इज अ रिलेटिव कंपैरिजन। ये क्या है, एक कंपैरिजन है। कौन सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कौन सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कौन सबसे वीक बेस होगा, ये कहना हमारे लिए बहुत ही क्या होगा, मुश्किल होगा। हो सकता है कि अब तक जो भी नॉन हो उससे भी कोई स्ट्रॉन्ग नेचर में प्रेजेंट हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, बस हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर ये CH3- है, ये लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, कम विद्युत ऋणी है, तो इस पर माइनस चार्ज स्टेबल नहीं है। अगर ये अनस्टेबल है, ये क्या है, अनस्टेबल है, तो स्टेबल होने के लिए क्या चाहता है कि आओ और मुझसे बॉन्ड बनाओ। ये चाहता है कि कोई प्रोटॉन आए और मैं इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिलीज करूं। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देकर उसके साथ क्या कर लेगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और CH4 एक स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो H+ लेने की जो टेंडेंसी है वो सबसे ज्यादा इसी की है। उसके बाद NH2-, OH-, और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, F-। ठीक है। अब अगर मान लो कि आपके पास PH2- है, नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे कौन आता है, सल्फर, हमने ये ले लिया, और F के नीचे कौन आता है, Cl-। अगर आपको इस तरह से सीक्वेंस दे दी जाए और पूछा जाए कि इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, अगेन ऑर्डर विल बी सेम। जो हमने यहां पर किया, जो हमने यहां पर फंडे लगाए, आपको यहां पर भी वही करना है। मींस PH2- इज स्ट्रॉन्ग बेस देन SH-, और SH- स्ट्रॉन्ग बेस होगा किससे, Cl- से। तो मेरे हिसाब से ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि हम एसिडिक स्ट्रेंथ में भी इसको डिटेल से पढ़े हैं और बेसिक स्ट्रेंथ में भी, कि भी ठीक है ऊपर से नीचे की तरफ हम जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। साइज के बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, एनाइंस जो बन रहे हैं, जो कॉन्जुगेट बेस बन रहे हैं, वो स्टेबल होते जा रहे हैं, और ऊपर वाले जो होंगे वो क्या होंगे, अनस्टेबल होगा। जो जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा एनाइन के केस में, वो उतना ही ज्यादा प्रोटॉन लेने की कोशिश करेगा।
अब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट आप किसी को भी लीजिए, आप सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स उठा रहे हैं या थर्ड पीरियड के किसी के भी ले रहे हैं तो फंडे सेम ही लगेंगे। यहाँ पर CH3 माइनस हाईली अनस्टेबल होगा, तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोटॉन लेगा ताकि H+ लेकर अपने आप को एक CH4 एक स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर ले। तो इनकी बेसिसिटी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हैं और अगर आप ध्यान से इसे पढ़ेंगे तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आप किसी भी टाइप की प्रॉब्लम इजीली कर पाएंगे। जब इस टाइप की सिमिलर स्पीसीज हमको दी जाए तो हम हाइब्रिडेशन से कैलकुलेट कर लेते हैं, अदरवाइज अगर हमें न्यूट्रल स्पीसीज दी है तो हम ये देखें कि जो कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है, जो केटाइन बन रहा है वो कितना स्टेबल है, और जब हमें एनाइंस दिया जा रहा है तो हम देख लें कि वो एनाइन कितना स्टेबल है। अगर वो अनस्टेबल है तो वो स्टेबल होने के लिए ज्यादा से ज्यादा H+ लेगा और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास CH3 माइनस है, ठीक है, CH3 माइनस, और इसी CH3 में हमने एक बेंजीन रिंग जोड़ दी। ठीक है, CH2 माइनस, हमने एक बेंजीन रिंग और जोड़ दी। कुछ इस टाइप के एग्जांपल्स भी हम कर लेते हैं। ये अगर मान लो कि हमें इनकी बेसिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, अक्षारीय सामर्थ्य निकालना है, मैं यहां पर लिख देती हूं बेसिक स्ट्रेंथ या अक्षारीय सामर्थ्य। CH3 माइनस, कार्बन पर माइनस चार्ज, स्टेबल नहीं है। ये देखो, इस कार्बन से हमने एक फिनाइल रिंग जोड़ दी। आगे देखो, ये कॉन्जुगेट सिस्टम है, कार्बन पर माइनस, सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये क्या है, एक कॉन्जुगेट सिस्टम है। अगर कॉन्जुगेट सिस्टम है तो रेजोनेंस होगा ही होगा, यानी कि ये जो एनाइन है वो इस रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा और रेजोनेंस करेगा और अपने आप को क्या कर ले रहा है, स्टेबल कर ले रहा है। जब ये यहीं पर ही स्टेबल है तो इसको H+ लेने की कोई जल्दी नहीं है, यानी कि इस पर जो निगेटिव चार्ज था वो इस रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया, यहीं पर ही बिजी हो गया, तो H+ लेने के लिए वो क्या होगा, कम अवेलेबल होगा। यहाँ पर ये जो एनाइन है ये इधर भी क्या हो गया, रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया और इस तरफ भी हो गया, तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो यहाँ पर H+ लेने के लिए और भी वो क्या होगा, कम अवेलेबल होगा। तो सबसे ज्यादा एनाइन फ्री कहाँ है, यहाँ पर सबसे ज्यादा H+ किसको चाहिए, इसको, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो गई, सबसे ज्यादा। और उसके बाद ये, तो ये ध्यान रहे कि अगर मान लो जो भी जिसकी भी हम बेसिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जो भी अटैकिंग स्पीसीज है, तो अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तभी वो H+ ले सकता है। भाई बेस में क्या होता है कि जो भी स्पीसीज है वो अपना लोन पेयर देखकर क्या कर रही है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रही है। कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड बना रही है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए, चाहे वो लोन पेयर के रूप में हो, चाहे वो नेगेटिव चार्ज के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए, तभी वो बेस का काम कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा। तो वो सबसे ज्यादा यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये एक बढ़िया बेस है किससे, इससे, और ये बढ़िया बेस है किससे, इससे। आ गई समझ में। इसके अलावा जैसे मान लो हमारे पास अमोनिया H2O, ये हम कर चुके हैं। अगर हमने इसके साथ OH माइनस ले लिया, NH2 ले लिया, NH2 माइनस। अब हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि एनाइंस आर मोर बेसिक। जो एनाइंस होते हैं, एनाइन का मतलब इनके पास इनके लोन पेयर तो होंगे ही होंगे और एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज भी होगा, तो दीज आर एनाइंस। ये एनाइंस है या रिनाइन है। तो एनाइंस जो होते हैं वो न्यूट्रल वालों से, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है बट इनका लोन पेयर रहेगा, तो इनको हम कहेंगे न्यूट्रल या उदासीन। तो ये जो एनाइंस होते हैं ये इन न्यूट्रल स्पीसीज की तुलना में क्या होते हैं, मोर बेसिक होते हैं, ज्यादा बेसिक होते हैं या ज्यादा क्षारीय होते हैं। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि इन दोनों की जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो उन दोनों से क्या होगी, ज्यादा होगी। अब सवाल ये कि इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी, तो हम सुबह पहली क्लास में बात किए हैं, नहीं इसी क्लास में बात किए हैं कि नाइट्रोजन
कि इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी होती है वो ज्यादा होती है। मैंने बताया है ये कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, जो मोबिलिटी है, वो फास्ट होती है। तो अगर NH2- और OH- में कंपेयर किया जाए तो NH2- की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। उसके बाद OH-। हाँ, H2 और अमोनिया में हम देख चुके हैं कि अमोनिया इज मोर बेसिक देन वाटर, यानी कि अगर हम ये वाला ऑर्डर देखें तो यहाँ पर पहले कौन आ जाएगा, NH3 अमोनिया, और ये ज्यादा बेसिक है किससे, वाटर से। H2 की बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है किससे, अमोनिया से। तो ये क्या हो जाएगी, इनकी सीक्वेंस हो जाएगी। इसी तरह से हम और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो NH3 ले लो, NHCH3 ले लो, आर पार्ट लगा दो, NCH3 ग्रुप बढ़ाते चले जाओ, NH2- ले लो इनके साथ। देखो यहां पर हमने नाइट्रोजन पर ग्रुप लगा दिया, एल्काइल ग्रुप CH3। इस CH3 का कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई, और प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, नाइट्रोजन पर बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पर एक CH3 है जिसका प्लस आई लगेगा, और प्लस आई द्वारा ये नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा। इधर कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, और ये हमने क्या ले लिया, एक एनाइन ले लिया, NH2- एनाइन। अभी हम बात किए हैं कि एनाइन्स आर मोर बेसिक देन न्यूट्रल, तो कहने का मतलब हुआ कि ये तीनों जो हैं, इन तीनों से NH2- की जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि वो एक एनाइन है। तो एनाइन्स जो होते हैं इनके पास इनके लोन पेयर भी हैं और एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज भी है। तो यहाँ पर इसने हाइड्रोजन को या किसी ग्रुप को भगाया होगा, निकाला होगा, और उसका हाइड्रोजन छीन लिया, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसने अपने पास रख लिए। तो NH2- की जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो इन तीनों की कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी। अब हम इन तीनों में देखें, अगर हम इसको 1 कहें, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ है, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो सबसे क्या है, ज्यादा। उसके बाद ये देखो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पर है, इसके पास। ये ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन पर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पर है, फोर्थ में, फिर थर्ड, फिर सेकंड। तो फर्स्ट के बाद जो है फोर्थ आ जाएगा, फोर्थ, और फोर्थ के बाद कौन आ जाएगा, थर्ड, और थर्ड के बाद कौन आ जाएगा, सेकंड। ये इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। इस तरह से हम इनकी बेसिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब धीरे धीरे हम एलिफेटिक एमीन्स की तरफ मूव कर रहे हैं। किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, एलिफेटिक एमीन्स की तरफ। तो क्यों ना हम इसके बाद एलिफेटिक एमीन्स को ही ले लेते हैं। अभी तक हमने विलायक या सॉल्वेंट की कोई बात नहीं की, मतलब यहाँ पर विलायक के तौर पर हम जो ले रहे हैं वो वाटर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, पानी। देखो आयंस के एक्सचेंज के लिए हमें किसी ना किसी माध्यम या मीडियम की जरूरत होती है। आयंस के एक्सचेंज के लिए हमें किसी ना किसी मीडियम या माध्यम की जरूरत होती है। हमने एसिडिक स्ट्रेंथ में भी ये बात की थी कि हम यहाँ पर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट लेकर चल रहे हैं, वाटर। सस्ता, बढ़िया, टिकाऊ, तो हमने इसको एक क्या मान लिया है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। एलिफेटिक एमीन्स में क्या होता है कि जब हम मीडियम बदलते हैं या माध्यम चेंज करते हैं तो इन कंपाउंड्स की बेसिक स्ट्रेंथ भी चेंज होती है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि एलिफेटिक एमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ अलग अलग मीडियम में देखेंगे कि पोलर में क्या होगा, नॉन पोलर में क्या होगा, इस तरह से। ठीक है, एक एग्जांपल, हमारे पास NH3 अमोनिया है, NH2 NH2OH। देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। यहाँ पर NH2 है, तो दोनों पार्ट जो है वो क्या है, सिमिलर है। आप चाहे यहां से प्रोटॉन खिलाएं चाहे यहां से प्रोटॉन खिलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वाले में NH2 के साथ कौन है, OH। तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है वो क्या है, फास्ट है। तो ये इधर से तो नहीं लेगा, प्रोटॉन किधर से लेगा, इधर से। H+ खिला दो इनको, तो H+ लेने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये स्पीसीज न्यूट्रल है, ये एनायनिक स्पीसीज नहीं है, बल्कि कैसी है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल स्पीसीज में आप इनको H+ खिलाओ। देखो कई बार हमारे दिमाग में कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हम किस प्रॉब्लम को कैसे करें।
कभी तो मैं कुछ बता रही हूँ, कभी कुछ बता रही हूँ, तो आप ध्यान रखें इस चीज को कि मैं किस में क्या बता रही हूँ। जब हम न्यूट्रल स्पीसीज ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, न्यूट्रल, तो उस केस में आप इनको H+ खिलाइए और H+ खिलाने के बाद जो कॉन्जुगेट बन रहा है या जो केटाइन बनेगा, जैसे ये NH2 है तो एक H+ लेगा NH3 और एक बॉन्ड इसने किसके साथ बना रखा है, OH। तो नाइट्रोजन ने कितनी बॉन्ड बना ली, 4 बॉन्ड बनाते ही उस पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने ये जो चौथा बॉन्ड बनाया है वो अपना लोन पेयर खर्च करके बनाया है। तो ये बन गया NH3+ OH। तो ये हमने क्या तैयार कर लिया, केटाइन बना लिया। क्या बना लिया, केटाइन। तो हमें अभी इस केटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है, हमें क्या करना है, अभी इसे केटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। ऐसे इसको H+ खिला दो तो H+ चाहे इधर खिलाओ चाहे इधर, बात बराबर है। तो ये बन गया NH3+ और यहां पर क्या हो गया, NH2, ये हो गया। और इसको जब हम H+ खिलाएंगे तो ये बन जाएगा अमोनियम आयन NH4+। तो जब आपको कोई न्यूट्रल स्पीसीज दी गई हो तो उनको आप प्रोटॉन खिलाओ, H+ खिलाओ, और H+ खिलाने के बाद जो कॉन्जुगेट एसिड बनता है या आप उसे केटाइन कह सकते हैं। ये जो केटाइन बनेगा, इस केटाइन की स्टेबिलिटी आपको चेक करनी है। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, हमने रिलेशन पढ़ा है कि स्टेबल केटाइन जो होता है वो क्या होता है, वो वीक एसिड होता है। और उसका जो कॉन्जुगेट होगा, ये इसका कॉन्जुगेट होगा, ये कॉन्जुगेट उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि कौन सा कॉन्जुगेट ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पर NH4+ अमोनियम आयन बना है, यहाँ पर NH3+ NH2। तो देखो ये जो NH3+ है, इसके बगल में NH2 है, ये इलेक्ट्रॉन +m से दे नहीं सकता, +i इसका होता नहीं है। क्यों, क्योंकि इधर इसके पास क्या है, कोई वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। तो ये NH2 केवल और केवल क्या लगा सकता है, -i लगा सकता है। एक तो खुद इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से क्या हो रहा है, इसका -i भी लग रहा है। तो ये वाला जो कंपाउंड होगा वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल या अस्थायी हो जाएगा। यहाँ पर NH3+ है और OH है, अगेन इसके साथ भी वही होगा कि OH इसको इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, OH इसको इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, +m हो नहीं सकता क्योंकि इसके पास जगह ही नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, +i इसका होता नहीं है। तो ये क्या करेगा, -i से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींचेगा। ये लोग पहले से ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज कंटेन किए हुए हैं और ऊपर से हमने -i वाले ग्रुप और लगा दिए, मतलब अनस्टेबल को ये और ज्यादा क्या बना रहे हैं, अनस्टेबल बना रहे हैं। अब चूंकि NH2 और OH माइनस में हम कंपेयर करें या OH में कंपेयर करें तो OH का जो माइनस होगा, I होगा, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इन दोनों में अगर आप देखोगे तो ये वाला थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, इस वाले से। अगर अपन इन तीनों में कंपेयर करें तो ये अमोनियम आयन है। अब चूंकि अमोनियम आयन में कोई भी -i वाला ग्रुप नहीं लगा हुआ है, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये स्टेबल नहीं है, बट इसके अलावा इस पर कोई -i वाला ग्रुप या -m वाला ग्रुप नहीं लगा है। तो अगर हम इन तीनों में कंपेयर करें तो ये अमोनियम आयन सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर ये स्टेबल केटाइन है, क्या है, ये स्टेबल केटाइन है, तो ये वीक एसिड होगा और इसका जो कॉन्जुगेट है ये NH3, ये कॉन्जुगेट उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेस होगा। तो अगर हम NH3 और इसमें हाइड्रोजीन इनमें कंपेयर करें तो ये इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो अगर हमें कोई न्यूट्रल स्पीसीज दी जाए तो न्यूट्रल स्पीसीज में उनको H+ खिलाओ और कॉन्जुगेट क्या बनाओ, एसिड्स बनाओ या केटाइंस बनाओ और उन केटाइंस की स्टेबिलिटी चेक करो। उनकी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा एक तरह से वही उनकी बेसिक स्ट्रेंथ का भी क्या होगा, ऑर्डर होगा। और अगर हमें एनाइनिक स्पीसीज दी जाए तो एनाइनिक स्पीसीज में तो हमें ये देखना है कि कौन सा एनाइन ज्यादा अनस्टेबल होगा। जो जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, वो उतने ही ज्यादा क्या करेगा, H+ लेने की कोशिश करेगा और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगला हम ले रहे हैं एलिफेटिक एमीन्स। एलिफेटिक एमीन्स में हम इनकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो अलग अलग मीडियम में देखेंगे। एलिफेटिक एमीन्स, एरोमेटिक अगर मान लो बेंजीन रिंग लगा हुआ है तो ये कहलाएगा एरोमेटिक एमीन्स। और एलिफेटिक मतलब R पार्ट है, एल्काइल पार्ट, तो ये RNH2 अगर है
तो ये सारे जो होंगे वो एलिफेटिक होंगे और ये क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक। पहले हम इन एलिफेटिक एमीन्स की बात कर रहे हैं। एलिफेटिक एमीन्स में अगर हम इनकी बेसिक स्ट्रेंथ निकालें तो इनकी जो Kb का मान होगा वो डिपेंड करेगा कि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है। किस पर डिपेंड करेगा कि एक तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है और दूसरा डिपेंड करेगा कि H+ लेने के बाद जो कॉन्जुगेट एसिड बना है वो किसका ज्यादा स्टेबल है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व। इलेक्ट्रॉन घनत्व, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना है, या Kb इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। संयुग्मी अम्ल का स्थायित्व तो ये Kb एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है नाइट्रोजन पर और दूसरा वो जो कॉन्जुगेट एसिड्स बनेंगे उनकी हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे। अगर वो ज्यादा स्टेबल है तो Kb का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है यहाँ पर। सबसे पहले अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो ये दो टाइप का है, एक होता है नॉन पोलर और एक होता है पोलर। नॉन पोलर जिसमें किसी भी टाइप की कोई पोलरिटी नहीं होगी, यानी कि डायपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इनमें किसी भी टाइप की कोई ध्रुवीयता या पोलरिटी नहीं होती है। यहाँ पर म्यू क्या होता है, डायपोल मोमेंट 0 होता है। इसमें जैसे आप एग्जांपल्स ले सकते हैं, CCl4 ले सकते हैं या CS2 ले सकते हैं, एनहेक्सेन ले सकते हैं। ये सारे के सारे जो आते हैं वो किस में आते हैं, नॉन पोलर में। पोलर में एक होता है पोलर प्रोटिक और दूसरा होता है पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक, पोलर को कहते हैं ध्रुवीय हिंदी में। पोलर प्रोटिक वो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बंध बन सकता है, जैसे H2O ले सकते हैं आप, वाटर, किसी भी टाइप का अल्कोहल ले सकते हैं, इनमें सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। या अगर आप कोई एसिड ले सकते हैं, वाटर, अल्कोहल या कोई भी RCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, HCOH, एमाइड, ये सारे के सारे जो होंगे वो कैसा मीडियम होगा, पोलर प्रोटिक। दूसरा पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक पोलर एप्रोटिक इसमें वो आते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ये वाला नहीं आएगा, ओके। तो इसमें पोलर प्रोटिक में वो आते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, जैसे वाटर है, अल्कोहल है, कोई भी एसिड है, पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक के एग्जांपल्स, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। जैसे ईथर ले सकते हैं आप, ROR ईथर, THF ये भी ईथर होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन। इसके अलावा एसीटोन ले सकते हैं, CH3CO CH3। इसके अलावा DMSO CH3, इसको कहते हैं एसीटोन। कीटोन फैमिली का पहला मेंबर है, ये है THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, CH3S डबल बॉन्ड O CH3, इसको कहते हैं DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, S डबल बॉन्ड O। इसके अलावा और भी है, जैसे कि आप ये ले सकते हैं CH3CONS2 एमाइड है। देखो CH3CONS2 एमाइड, एमाइड किस में चला गया,
पोलर प्रोटिक में, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। अगर अपन एमाइड की बात करें तो एमाइड जो है वो कैसा है, पोलर प्रोटिक, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दे किसी एल्काइल ग्रुप से CH3 तो अब ये जो सॉल्वेंट बना है वो कैसा हो गया, पोलर एप्रोटिक, यानी कि इसमें ध्रुवीयता तो है, पोलरिटी तो है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, बट ये किसी भी टाइप की अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता। तो ये एसिटेमाइड था, तो ये क्या हो गया, N डाइमिथाइल एसिटेमाइड हो गया। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो है सॉल्वेंट वो सारे के सारे कैसे हैं, पोलर एप्रोटिक। तो अगला बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एमीन्स हम देखने जा रहे हैं। एलिफेटिक एमीन्स में देखो, अगर हम पोलर प्रोटिक मीडियम ले रहे हैं, अगर हमने मीडियम पोलर प्रोटिक लिया है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और R इज इक्वल टू हमारे पास है मिथाइल और ब्यूटाइल। एलिफेटिक एमीन्स की अपन ने बात की कि सॉल्वेंट हम पोलर प्रोटिक और एप्रोटिक लेकर चल रहे हैं। हमने देखा पोलर प्रोटिक वो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और एप्रोटिक जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। अब पोलर प्रोटिक में अगर हम R इज इक्वल टू मिथाइल या ब्यूटाइल ले रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर अगर यही ग्रुप ले रहे हैं, तो उस केस में इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वो होगा 2 इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 3। ये 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 213 इज ग्रेटर देन NH3 अमोनिया। ये ऑर्डर हमें ध्यान रखना है। अगर R इज इक्वल टू एनी अदर ग्रुप, मतलब अगर मिथाइल है या ब्यूटाइल है तब तो हमें ये वाला सीक्वेंस फॉलो करना है, और अगर इसके अलावा कोई दूसरे ग्रुप है तो उस केस में हमारा हो जाएगा 231। ये बस याद करने के लिए, एक सहूलियत के लिए है। तो 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री वाला एक बार हम लिख लें इसको। और अगर हमारे पास पोलर एप्रोटिक मीडियम है, पोलर एप्रोटिक मीडियम या गैसियस मीडियम है, दोनों के लिए ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, 321 इज ग्रेटर देन NH3 अमोनिया। देखो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट R इज इक्वल टू मिथाइल और ब्यूटाइल, अगर आपने यहाँ पर 2 डिग्री 3 डिग्री वाले में जो R पार्ट हम लगाएंगे वो अगर आपने मिथाइल लगाया है या अगर ब्यूटाइल लगाया है, तो उस केस में मिथाइल या ब्यूटाइल अगर लगाया है तो उस केस में 2 डिग्री वाले की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और लास्ट में कौन आ जाएगा, NH3 अमोनिया। अगर आपने इस मिथाइल और ब्यूटाइल के अलावा अन्य ग्रुप, कौन से अन्य ग्रुप अगर लगाए हैं, तो उस केस में 2 डिग्री वाले की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर 3 डिग्री, और फिर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। ओके, ये सीक्वेंस हमें फॉलो करनी है। अगर पोलर एप्रोटिक मीडियम लिया, जैसे हमने डाइथाइल ईथर ले लिया, एसीटोन ले लिया, DMSO ले लिया, जहां मॉलिक्यूल में पॉलरिटी तो है, ध्रुवीयता तो है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, तो ऐसे या गैसियस फेज है, तो वहां पर जो ऑर्डर आता है 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, यानी कि वहां पर 3 डिग्री वाले की जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी, फिर 2 डिग्री, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, 1 डिग्री और NH3 अमोनिया। अब हम इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लें कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, हमारे पास 1 डिग्री अमीन है NRH2 RNH2, 1 डिग्री अमीन RNRH, ये 2 डिग्री है। नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर है, NR 3 डिग्री अमीन है। ठीक है, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और इसी तरह से हम NH3 अमोनिया ले लेंगे। अब देखो बच्चों, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर देगा और H+ को लेगा, और इस पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहां पर भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं, तो आप पहले इनको H+ खिलाओ। H+ लेने के बाद ये हमें क्या मिल रहे हैं, कैटायंस मिल रहे हैं, और इनकी हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, ये भी अपने लोन पेयर से क्या होगा, H+ ले लेगा। आप चाहे सीधा सीधा बॉन्ड बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार बॉन्ड जब बन जाता है तो उसके बाद ये नहीं पता रहता है कि कोवेलेंट है या कोऑर्डिनेट है, कैसा है।
ये भी अपना लोन पेयर देगा और H+ को एक्सेप्ट करेगा। जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। अब ये हमने एल्काइल ग्रुप लगा रखे हैं, R= आप कुछ भी ले लो, मिथाइल ले लो, कुछ भी है समझने के लिए। जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पर CH3 है तो इसमें भी क्या होगा, CH3 ले लो, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, R का मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, CH3, और यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया, CH3। अब हम इस वाले में देखें कि इसमें जब आप इसे डिसॉल्व करोगे, वाटर में जब इसे घोलोगे तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे या जो भी आपका सॉल्वेंट होगा वो इसे चारों तरफ से क्या कर लेगा, सराउंड कर लेगा। ये वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से इसको क्या कर लेंगे, घेर लेंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। ये सारी हाइड्रोजन जो होंगी वो इस ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा या सॉल्वेशन के थ्रू ये मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल कर लेगा या स्थायी कर लेगा। भाई अगर मान लो कोई भी मॉलिक्यूल है उसका सॉल्वेशन ज्यादा हो रहा है, वो घुल जा रहा है, उसमें घुलने का मतलब है उसके साथ बॉन्डिंग कर लेना या बॉन्ड बना लेना, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हम एसिडिक स्ट्रेंथ में बात कर चुके हैं कि सॉल्वेशन के थ्रू भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है। यहां पर देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब क्या हो गई, कम हो गई। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन इसके पास कम है तो यहाँ पर क्या होगा, कम हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या होगी, कम होगी। इसका सॉल्वेशन क्या होगा, कम होगा, और इसका तो बहुत ही क्या होगा, कम, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, बहुत ही कम है, तो कम से कम वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, इसको सराउंड करेंगे। तो अगर हम सॉल्वेशन के थ्रू, मतलब ये वाटर में कितना घुल रहा है, कितना डिसॉल्व हो रहा है, उसके बेसिस पर अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो सॉल्वेशन हो रहा है वो इस वाले का हो रहा है, 1 डिग्री एमिन का हो रहा है। उसके बाद 2 डिग्री और 3 डिग्री वाले का सॉल्वेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इस वाले मॉलिक्यूल में क्राउडिंग बहुत ज्यादा है। इस वाले मॉलिक्यूल में क्राउडिंग बहुत ज्यादा है। ये CH3 ग्रुप जो आप देख रहे हैं, अगर आप इसे 3D में देखेंगे तो ये टेट्राहेड्रल शेप में होता है, यानी कि बहुत सारा एरिया कवर करता है। ये हाईली क्राउडेड ग्रुप है, एक बेंजीन से भी ज्यादा क्राउडेड ग्रुप है। तो क्राउडिंग बहुत ज्यादा होने की वजह से कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो आकर इसके पास बॉन्डिंग नहीं कर सकता। हाँ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ हो रही, इधर, तो सॉल्वेशन भी इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। हिंदी मीडियम के बच्चे इसे यूं समझे कि ये जो वाटर में घुल रहा है, जल में जो घुल रहा है, तो वो वाला पार्ट इसका क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, उसी को सॉल्वेशन कहते हैं, ठीक है। यहां पर अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें, हमने जब एलिफेटिक एमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ स्टार्ट की थी तो हमने लिखा था कि Kb का मान जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, एक तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है। अगर नाइट्रोजन पर आपने ज्यादा से ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगा रखे हैं तो ये R ग्रुप या एल्काइल ग्रुप प्लस I द्वारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर बढ़ाएंगे तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी H+ लेने की टेंडेंसी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अगर हम ये देखें कि H+ लेने की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो किसकी ज्यादा है, इस वाले में देखो ये CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप, और इन ग्रुप्स का प्लस I लगेगा और प्लस I द्वारा ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, नाइट्रोजन पर बढ़ाएंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले में है और सबसे कम किस में होगी, इसमें होगी, लेकिन सॉल्वेशन इसका क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा। तो कुछ फैक्टर ऐसे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो इधर डोमिनेट हो रहे हैं, कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो इधर डोमिनेट हो रहे हैं। तो इस तरह से इनका जो ओवरऑल ऑर्डर निकल कर आता है क्राउडिंग के बेसिस पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पे, सॉल्वेशन के बेसिस पे, तो उसमें 2 डिग्री वाला जो है वो क्या हो जाता है, डोमिनेट कर जाता है। और अलग अलग मीडियम में अपन ने देखा है जो ऑर्डर निकल कर आते हैं वो सारे क्या होते हैं, अलग अलग आते हैं। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है, हालांकि बोर्ड में भी पूछा जाता है और इसके बेसिस पे जेईई में भी सवाल पूछे जाते हैं, तो हमें इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। बस कुछ नहीं है, हमें इसको बता देना है कि एलिफेटिक एमीन्स के केस में पोलर प्रोटिक अगर मीडियम लेते हैं तो 2 डिग्री वाला डोमिनेट कर जाता है। वहां पर ऑर्डर जो है आप देखिए, इस ऑर्डर को एक बढ़ते क्रम में है, पहले है 213, ऐसे याद कर लें 213, फिर है 231, इससे थोड़ा बड़ा है, और उसके बाद 321। ये दोनों जो है ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के हैं और ये वाला जो है पोलर एप्रोटिक या गैसियस फेज का है। तो 213, 231 और 321।
अब जब हम एलिफेटिक एमीन्स की प्रॉब्लम करेंगे तो हम ये ऑर्डर लगाकर सीधे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ये ऑर्डर लगाकर हम सीधे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक्स में अगर आपको उसमें एरोमेटिक की भी प्रॉब्लम डाल दी, मिक्स करके दे दिया, अब हम ये वाला ऑर्डर नहीं लगाएंगे, अब हम दूसरे तरीके से उन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम ले रहे हैं इसके बाद प्रॉब्लम्स। हमारे पास एक कंपाउंड है, एक 6 मेंबर्ड रिंग NH2। अब देखो ये नाइट्रोजन जो है वो सीधे सीधे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसको कहेंगे 1 डिग्री अमीन। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री अमीन। ठीक है, ये NH, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, एक इसका इसके पास क्या है? लोन पेयर है। यहां पर नाइट्रोजन जो है वो सीधे सीधे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर और एक इधर, इसलिए ये कहलाएगा 2 डिग्री एमीन। एमीन्स नाइट्रोजन के केस में अलग होता है, बाकियों के केस में अलग होता है। नाइट्रोजन के केस में हम ये देखते हैं कि सीधे नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, उतने ही डिग्री वाला वो कहलाएगा। और अगर हम ये लें N और यहाँ पर एक CH3 लगा दें तो ये कहलाएगा 3 डिग्री वाला। अगर एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि अगर आपको मीडियम नहीं दिया हुआ है तो आपको पोलर प्रोटिक मीडियम या सॉल्वेंट ही एज्यूम करना है। इफ मीडियम इज नॉट गिवन, आप लिख ले से कि इफ मीडियम इज नॉट गिवन देन एज्यूम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। यानी कि यदि हमें माध्यम नहीं दिया है कि ये जो प्रॉब्लम है या ये जो एमीन्स है इनकी बेसिक स्ट्रेंथ हम किस मीडियम में निकाल रहे हैं, तो आपको पोलर प्रोटिक मीडियम वहां पर मानकर चलना है। ओके, तो अब इसका क्या होगा? हमने लिखा है पोलर प्रोटिक में, एक तो क्या लिखा है 213 और 231। ये ऑर्डर कब है? जब R इज इक्वल टू हमारे पास मिथाइल या ब्यूटाइल है। अब इसमें मिथाइल और ब्यूटाइल जैसा तो कुछ है नहीं, ये तो रिंग बनी हुई है, यानी कि एनी अदर ग्रुप उसका जो ऑर्डर है हमारे पास वो है 231 वाला, तो हमें ये ऑर्डर लगाना है। यानी कि 2 डिग्री वाला जो होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ इसमें क्या होगी? सबसे ज्यादा। तो अगर हम इसको फर्स्ट कहें, ये सेकंड और ये थर्ड है, तो सेकंड वाले की जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी? सबसे ज्यादा। तो 2 इज ग्रेटर देन, इसके बाद 3 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला कौन है? थर्ड, और उसके बाद क्या आ जाएगा? फर्स्ट। तो हमें इस तरह से ये ऑर्डर लगाना है और तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। बस 213, 231 और 321। ठीक है, तो इस तरह से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। एक और प्रॉब्लम हम ले लेते हैं। अगर मान लो कि हमारे पास एक 5 मेंबर्ड रिंग है NH और एक हमने 6 मेंबर्ड रिंग ले लिया। ये कैसा है? अब अगर मान लो उसने कह दिया कि पोलर एप्रोटिक, क्या बोल दिया इसमें? पोलर एप्रोटिक बोल दिया। तो पोलर एप्रोटिक के लिए हमारे पास 321 वाला ऑर्डर है, मतलब 3 डिग्री वाले की जो होगी वो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो इस वाले मीडियम में तो क्या हो जाएगा? सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। अगर वो कहता है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो उस केस में फर्स्ट इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? सेकंड। तो हमें ध्यान रखना है कि अलग अलग मीडियम में हम क्या करेंगे? अलग अलग ऑर्डर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग है NH। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है N और हमने यहां पर लगा दिया पाई बॉन्ड। जब हम यहाँ पर पाई बॉन्ड लगाएंगे तो H लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन एट ए टाइम 3 ही बॉन्ड बनाएगा। NH, ये पाई बॉन्ड यहाँ लगा दें। यहाँ और यहाँ लगा दें। इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है जो H+ लेने के लिए बिल्कुल फ्री है, एंड इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp3। ये भी ध्यान रखना है आपको।
देखो इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी H+ लेने के लिए फ्री है। क्यों? क्योंकि आगे कोई कॉन्जुगेट सिस्टम है नहीं, कुछ ऐसा है नहीं कि वो कहीं इन्वॉल्व हो जाए, तो वो H+ लेने के लिए बिल्कुल क्या है, फ्री है। अगर हम इस वाले एग्जाम्पल में देखें तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर भी H+ लेने के लिए बिल्कुल क्या है, फ्री है। डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन जो है उसका लोन पेयर हम पहले ही बात कर चुके हैं कि डीलोकेलेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, यहां पर इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, और ये क्या होगा, यहां पर देखो आगे कॉन्जुगेट सिस्टम है, सिंगल डबल, तो ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो डीलोकेलेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। और अगर ये डीलोकेलेशन में इन्वॉल्व हो गया, चार्ज अगर मॉलिक्यूल पर स्प्रेड होता है, डिस्पर्स होता है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पर ये H+ लेने के लिए क्या होगा, कम अवेलेबल होगा। अगर हम इस नाइट्रोजन को देखें तो इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन आगे देखो एक कॉन्जुगेट सिस्टम है, पूरे मॉलिक्यूल में है, और हम देख रहे हैं कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। मतलब इस लोन पेयर की वजह से ये कंपाउंड एरोमेटिसिटी गेन कर ले रहा है या एरोमेटिक हो जा रहा है। अगर किसी भी चार्ज के कारण, चाहे वो कैटाइन है, एनाइन है या लोन पेयर है, मॉलिक्यूल एरोमेटिसिटी गेन कर लेता है, एरोमेटिकता प्राप्त कर लेता है, तो वो उसे एरोमेटिक बनाने में ही भाग लेगा, या यूं कहो कि वो उसे एरोमेटिक बनाने में ही बिजी रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो एरोमेटिकता गेन कर लेता है, एरोमेटिसिटी गेन कर लेता है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो वो H+ लेने के लिए बिल्कुल अवेलेबल नहीं होगा। तो अगर हम इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें तो फर्स्ट की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो H+ टोटली, वो लोन पेयर टोटली H+ लेने के लिए क्या है, अवेलेबल है। यहां पर देखो ये भी अवेलेबल है, बट दिस नाइट्रोजन इज sp2, यहां पर ये sp3 वाला है, और यहां पर क्या है, sp2 वाला है। sp3 वाला जो होगा उसका जो लोन पेयर होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, वो ज्यादा फ्री होगा, न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा फ्री होगा और ज्यादा H+ लेने के लिए अवेलेबल होगा। तो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो फर्स्ट की बेसिक स्ट्रेंथ सेकंड से क्या होगी, ज्यादा होगी। अब हम इन दोनों में देखें तो इन दोनों में इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, ज्यादा। यहां पर इसका जो लोन पेयर होगा वो डीलोकेलेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। और अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। तो ये इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का क्या हो गया, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। अब देखो हमने इसमें एलिफेटिक एमीन्स वाली वो सीक्वेंस नहीं लगाई 213 231, क्यों? क्योंकि इसमें उस टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं है। यहाँ पर देखो डीलोकेलेशन का कंसेप्ट आ गया, ये हाइब्रिडेशन अपने देख लिए हैं, और ये फुल्ली क्या है, एरोमेटिक है। तो जहाँ एरोमेटिसिटी का बात आ जाएगा या इसकी बात आ जाएगी, वहां पर हम वो वाला ऑर्डर नहीं लगाएंगे। ठीक है,